बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छी सेहत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे और वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। तो स्टूडेंट्स आज हम आए हैं जी, जो थर्ड वीडियो हमारी यूनिट नंबर 1 और इसी की ये थर्ड वीडियो है। और ये एक वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप लोग इनको अच्छी तरह समझ सकें और इनको ग्रैब कर सकें और वीडियो लेंथी भी ज़्यादा ना हो। ओके जी। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी पहले से, क्योंकि इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, प्रीफिक्सेस क्या हैं, एरर्स क्या हैं जी, और अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 4 मेन टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 के, ये एंटी टेस्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट से। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फिज़िकल मेजरमेंट्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, या फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। उससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि वर्ड साइंस कहाँ से आया, फिज़िक्स कहाँ से आया, इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। और मैं ख़ुद कौन हूँ जी, मेरा तारुफ था उसके अंदर। तो इस तरह की थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें थी। दूसरे लेक्चर में जो था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें मेजरेबल और फेजर्स के बारे में बात हुई थी। तो लास्ट लेक्चर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और इट्स मच बेटर कि आप जो है उसकी वीडियो जो है उसको देख लें एक दफ़ा। तो लास्ट लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ ये वीडियो से स्टार्ट किया है कि वर्ड जो है वो साइंस ये कहाँ से आया, नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। असल में ये एक ही चीज़ है कि उस वक़्त ये होता था कि एक ही सब्जेक्ट होता था नेचुरल फ़िलासफ़ी, उसके अंदर ही फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, सारा कुछ था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि फ़िज़िक्स का रोल क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, इसके डिसिप्लिन इंटर डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड सो फार। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जी दोनों लेक्चर्स के अंदर, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लाजमी जाके एक दफ़ा सर्च आउट करें। ओके हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं आज का लेक्चर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या मुराद है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये बेटा ऐसे एक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स के साथ हम मेजरमेंट्स करते हैं, और ये अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। और अब जो है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स भी यूज़ होते हैं जो साइंस के अंदर या फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम है जो साइंस में यूज़ होता है, CGS, ठीक है। एक है FPS। ये मोस्टली ब्रिटिश यूनिट है, ये साइंस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ब्रिटिश में ये काफ़ी यूज़ होता है। ओके, और ये जो CGS है या MKS है, सॉरी अगला आएगा जी MKS, एंड द लास्ट वन इज SI यूनिट। SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके, फुट पाउंड सेकंड, FPS, ओके जी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हो गया जी CGS, ओके। ये हम लैब्स में यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और हमने एक्सपेरिमेंटल उनको यूज़ करना होता है, बिल्कुल ग्राम्स में क्वांटिटी लेते हैं। तो इसमें हम बस मैं 3 यूनिट्स आपको मैं लिख दूंगा। लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है जी। जो मैस है ये हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, और जो टाइम है ये सेकंड में मेजर करते हैं। इसका एक तो MCQ आया करता है अक्सर के, फोर्स का CGS यूनिट क्या है, तो वो डाइन्स है, ये आपने याद रखना है। आगे आगे जी FPS, ये इसको हम नॉन मीट्रिक भी कहते हैं या ब्रिटिश भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ब्रिटिश यूनिट है, ओके जी। तो इसके अंदर जो लेंथ है वो मेजर होगी, ये पाकिस्तान में भी मोस्ट वाइडली यूज़ होता है सिस्टम, फुट के अंदर, ठीक है, या इंचज़ में। और जो आपका मैस है जी ये पाउंड्स में यूज़ होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ये 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है, बच्चा पैदा होते वक्त कि जी कितना इसका वज़न है, और एक उसके बाद जी केक लेने जाओ तो ये पता चलता है कि ये पाउंड में है। अदरवाइज़ हम लोग पाउंड को जो है वो क्विट कर चुके हैं। तो ये भी पाउंड जो है ये राउंड ऑफ अप करें आप इसको तो ये तकरीबन 1/2 किलोग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास, और इसको हम पाउंड को जो है ना LB से यानी डिनोट करते हैं, फुट को हम FT से डिनोट करते हैं।
सही है जी। इसके अंदर टाइम जो है वो टाइम के लिए ये सेकंड यूज़ करता है। नेक्स्ट है एम के एस। एम के एस में जो है वो लेंथ होती है मीटर में, ठीक है, और मैस होता है जी किलोग्राम में, और टाइम होता है जी सेकंड में, ठीक है। इसके अंदर ये काफ़ी सारा मिलता जुलता है इसके साथ एसआई यूनिट के साथ, लेकिन एसआई यूनिट्स जो हैं इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि एसआई यूनिट्स, पहली बात तो कि ये 7 यूनिट्स हैं जी हमारे पास, ठीक है, और ये डिफरेंट यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, और ये साइंटिफिकली यूनिट्स हैं, यानी लेंथ को मीटर में, मैस किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पेयर में, ठीक है जी। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, तो आगे जनाब केल्विन आ गया, नंबर ऑफ सॉरी टेम्परेचर आ गया जी केल्विन में, और मोल में आ गया जी आपके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। तो ये 7 यूनिट्स हैं जो एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनमें से एल एम टी यानी लेंथ, मैस और टाइम, ये 3 जो हैं ये बिल्कुल बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिससे हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, जिससे हम बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैलिडिटी, इक्वेशंस की वैलिडिटी और ये सब चीज़ें चेक करते हैं इन 3 के रिस्पेक्ट से। होप सो आपको ये इतना सा अंदाज़ा हो गया, क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है जी। इसके अलावा बेटा जी अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है। ये था जी पहला टॉपिक, और ये है जी अब दूसरा टॉपिक, और वो लिखा हुआ है जी प्रीफिक्सेस के बारे में। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हैं जो साइंटिफिक हमारे पास क्या कहते हैं उसको, मेजरमेंट्स है ना, वो कभी बहुत छोटी भी होती हैं, कभी बहुत बड़ी भी होती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल के साइंटिफिक मेजरमेंट्स में अगर आप देखें तो समटाइम में नैनो में जाना पड़ता है, जैसे 8.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, तो 10⁻⁹ ये 1 नैनोमीटर है। अगर आप इसको वैसा लिखना चाहें, या इसी तरह हम अगर लेंथ को मेजर करते हैं और वो लेंथ मेजर कर रहे हैं जी लाइट ईयर्स में, ठीक है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि 1 सेकंड के अंदर जो लाइट है ये ट्रैवल करती है अराउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर को हम फ़िलहाल हम ऐसे कर लेते हैं मीटर्स में, ओके। तो अगर ये जी आप बताएं 1 साल के अंदर इन 1 ईयर लाइट कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी, तो इट विल बी अ ह्यूज नंबर, ठीक है, जिसको अगर आप ज़ीरो लिखना शुरू करें तो आपको तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे उसके ज़ीरोस काउंट करते करते, ठीक है, कि इतने ज़ीरो हैं जी, ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन जो प्रीफिक्सेस हैं ये हमें क्या कहते हैं कि आप एक नंबर के साथ एक साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करें, ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन की जगह भी एक वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है, और अगर आप वो वर्ड यूज़ करेंगे तो हम चले जाएंगे प्रीफिक्स के अंदर। ये है यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन। इसके रूल्स होते हैं कि फर्स्ट डेसिमल के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, उसके बाद ज़ीरोस काउंट करने होते हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है किसी बच्चे को तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं उसको अलग से रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो अब प्रीफिक्सेस जो हैं, अब जैसे कि 10⁻⁹ लिखा मैंने, तो इसके लिए प्रीफिक्स है हमारे पास नैनो, ठीक है जी, 10⁻⁹ इक्वल्स नैनो, ओके। अब नैनो टेक्नोलॉजी का दौर है जी, नैनो नैनो हर तरफ होती है, तो नैनो असल में ये होता है 10⁻⁹, ये मीटर भी हो सकता है, और ये है ही मीटर, बल्कि हो सकता नहीं है ही मीटर के लिए। एक नैनो जो है वो नैनोमीटर में हम मोस्टली जाते हैं। नैनो किलोग्राम भी हो सकता है, नैनो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नैनो एक प्रीफिक्स है। इस केस में मैंने क्योंकि साथ मीटर लिखा तो आपको कहा कि ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसी को हम दोबारा ये लिख सकते हैं कि 8.4 नैनोमीटर, ओके। इसी तरह ये अगर मैस होता तो किलोग्राम में लिखा जाता, अगर कोई और क्वांटिटी होती तो वो उसी तरह से लिखी जाती। अब ये जी आपके पास प्रीफिक्सेस का एक टेबल है जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है कि आप जनाब वो मल्टीप्लाई के हिसाब से उन्होंने उसके सारे नंबर लगाए हुए हैं। जैसे जी 10⁻⁻1 है तो डेसी है, ठीक है, 10⁻⁻ अगर -2 हो गया तो सेंटी है, ठीक है। इसी तरह अप टू सो ऑन सो फॉर, ये काफ़ी लंबी डिटेल है, ये एक आपका टेबल बना हुआ है बुक के ऊपर। इट्स मच बेटर कि आप इसको रिव्यू कर लें और इसको आप लर्न कर लें। होप सो के प्रीफिक्सेस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल है तो यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल enlighten the topic in detail. Third one is errors.
वन ऑफ द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग। एरर्स बेटा जी क्या होते हैं? एरर्स जो हैं जी ये किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो होने वाली गलतियां हैं या उसकी एक्चुअल रीडिंग से जो डिफरेंस है वो क्यों आया है, वो एरर किसी न किसी गलती की वजह से, किसी न किसी एरर की वजह से आया। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके जी। सो एरर्स को यू कैन डिफाइन एज वेल कि डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड एंड मेजर्ड वैल्यूज, यानी जो आप फाइंड करना चाह रहे थे और जो आपकी रीडिंग आई है उनमें जो फ़र्क है ये आपका एरर है। ठीक हो गया। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी मेनली 3 कॉजेज़ हो सकती हैं जी। ठीक है। तो नंबर 1 कॉज इसका हो सकता है कि जो पर्सन है वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ठीक है जी। तो इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इसकी फ़र्स्ट रीज़न हो सकती है कि हो सकता है इक्विपमेंट्स भी ठीक हों, सब कुछ ठीक हो, और लेकिन जो बंदा है उसको काम करना ना आता हो। सही है जी। सेकंड कॉज इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये हो सकता है कि जो अपरेटस है जी वो फॉल्टी हो। ठीक है। फॉल्टी अपरेटस, तो ये इसका सेकंड मेन कॉज हो सकता है। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था बच्चों को, भी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर राइटिंग का थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको चाहिए तो मैं आप इसको इसके पीडीएफ नोट्स भी सेंड कर दूंगा, या एटलीस्ट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसकी मैं स्नैप्स जो है अपलोड कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल के ऊपर भी मैं इसी को लगाऊं ताकि आप वहां से देख सकें इसकी कलरफुल राइटिंग। थर्ड रीज़न क्या होगी जी इसके अंदर कि एक जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है। सही है कि इन एप्रोप्रिएट टेक्निक उसको कहा जाएगा। ओके हो गया। अब इनको नॉर्मली हम 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड करते हैं एरर को। ये क्वेश्चन आ जाता है 2 टाइप्स। ठीक है। 2 मेजर टाइप्स होती हैं ये। ओके जी। तो नंबर 1 क्या होता है जी? एक होता है आपके पास रैंडम एरर। ठीक है। और एक एरर होता है आपके पास सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का क्या मतलब है जी? रैंडम एरर जो अराइज हो सकता है ड्यू टू रैंडम रीजंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल जी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, तो उस जैसे ही रूम का टेम्परेचर चेंज होता है या आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होगा जी, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया गर्मियों में तो उसके रिजल्ट्स और हैं, सर्दियों में किया सेम एक्सपेरिमेंट तो रिजल्ट्स और आ गए हैं। तो इसके अंदर हो सकता है कि अगर वो डिपेंडेंट है, वेदर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है कि वेदर चेंजेस की वजह से उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि ये जी कुछ ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि अननोन होते हैं। अननोन कॉजेज़ का मतलब ये है कि जैसे आप कोई सिलिकॉन के रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं या आप मैग्नेटिज्म को कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप ही चाह रहे हैं जी मेरे पास कोई भी जो है वो कंडक्टर ना पड़ा हो। ठीक है। कोई भी मेरे पास मैग्नेटाइज्ड मटेरियल ना पड़ा हो, फेरोमैग्नेट ना हो, पैरामैग्नेट ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आप जिस ऑपरेटर्स के साथ कर रहे हैं हो सकता है कि उसके करीब ही कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है। या अगर आप कोई सिलिकॉन बेस्ड कर रहे हैं तो जो रूम है उसके अंदर, क्योंकि रेत यूज़ होती है, सीमेंट यूज़ होता है, तो उसके अंदर भी सिलिकॉन की कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है, तो उस वजह से आपके असरात आ सकते हैं। तो इसलिए मल्टीपल रीज़न हैं जिसको हम कह देते हैं अननोन काजेज़। ठीक है। तो एक तो इसकी रीज़न ये होगी सबसे बेस्ट कि ये एक अननोन कॉजेज़ हैं इसके। ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया जो पहला पॉइंट वो वाला, अब मैंने है कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज। ओके जी। जब आप एवरेज लेंगे तो उसकी जो इट कुड बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज़ सिस्टमैटिक एरर। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है जी ये इसके मल्टीपल कॉजेज़ नहीं होते, बस एक रीज़न होती है मेन, और वो ये है कि जो आपका अपरेटस है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं।
ओके, तो आप एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर भी वही एरर, दूसरी दफ़ा करते हैं फिर भी वही एरर, आप मीन लेने की कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल वो जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, फिर किसी स्टैंडर्ड को साथ रख के दोनों को हम मेजर करके देखते हैं आपस में कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं उनका टाइम के साथ साथ ओल्ड हो चुका है या उसमें एरर्स आ चुके हैं, बग्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप यूँ कह लें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता कैसे चलेगा कि एरर सिस्टमेटिक है, तो इसके लिए कि ये इन्फ्लुएंस करेगा हर एक ले जाने वाली रीडिंग को सेम। ठीक है, आप जो भी रीडिंग लेंगे उसमें इक्वल एरर आ रहा होगा। ठीक है जी, सो इन्फ्लुएंस ऑल क्वांटिटीज़ इक्वली, ये पहली बात आ गई इसके अंदर। तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है। ऑल क्वांटिटीज़ इक्वली। ठीक है जी, दूसरा क्या हो सकता है जी, हम इसको अब रिमूव कैसे करेंगे कि ज़ीरो एरर हम इसके निकालेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकल सकता है, जैसे मैंने बताया जी, ये हो सकता है ज़ीरो एरर, सॉरी, ये आ सकता है जी आपके पास जब आप वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो रिड्यूस होगा ये कैसे रिड्यूस होगा, ज़ीरो एरर करेक्शन से, ये आपने पढ़ा हुआ है, ज़ीरो एरर करेक्शन से। ओके, और जो आपके पास दूसरा एरर है जो क्वांटिटी सबको कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ, तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड। ओके, तो इसके लिए कुछ अब फार्मूलाज हैं जो मेन है, उनको आप माइंड में रख लें, आपके काम आ सकते हैं। एक है जी, एरर की जो टाइप्स हैं वो, उसमें एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इज़ एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एक होता है जी फ्रैक्शनल एरर और एक होता है परसेंटेज एरर। तो मैं तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड द लास्ट वन इज़ परसेंटेज एरर। ओके, तो ये होता है जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेशन। सही है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेशन, एंड इट इज़ एज आई सेड अर्लियर कि एक्चुअली ये आपके जो लीस्ट काउंट होता है ना किसी भी में आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वही एब्सोल्यूट एरर होता है। फॉर एग्जांपल जी, अगर आप देखें तो आपने पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है, प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये प्लस माइनस 0.1 यही इसका असल में एब्सोल्यूट एरर है। जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे तो हमारे पास इतना सा एरर जो है ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, अब फ्रैक्शनल एरर क्या होता है जी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब हुआ, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक रीडिंग है जो हमने वर्नियर कैलिपर से ली है। ठीक है, और वो रीडिंग है जी फॉर एग्जांपल 7.5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। ओके, अब इसमें एब्सोल्यूट क्या है जी, ये इसका एब्सोल्यूट है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है जी 7.5। सो एब्सोल्यूट ओवर 7.5 ये आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शनल एरर। ओके, परसेंटेज एरर कैसे आएगा, फ्रैक्शनल एरर को ही जब आप मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 के साथ तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है जी, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द लीस्ट काउंट, और यू कैन से द एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके ओके, तो ये हमारे पास एरर वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी अनसर्टेनिटी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी जो है ये क्या होती है, आप इसको अपनी मेमोरी के लिए रख सकते हैं कि गैर यकीनी, किसी भी चीज़ के अंदर गैर यकीनीत, यानी कि कोई मेजरमेंट आपने की है
आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि ये इज़ इट रियल और नॉट, इट इज़ नियर टू एक्चुअल और नॉट, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी होती है। तो ये इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े मज़े के सीखने वाले हैं। एक है जी एक्यूरेसी, ठीक है, और एक है आपके पास प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। और प्रिसिशन क्या होता है हमारे पास बाय डेफिनेशन? ये है जी आपकी वेरिएशंस वाइल मेजरिंग द सेम क्वांटिटी विद द सेम डिवाइस, ठीक है, यानी जो बार बार वेरिएशन आए एक ही डिवाइस से एक ही चीज़ से मेजर करने से। ये मैं अभी इसको आपको याद रखने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि वेरिएशन वाइल मेजरिंग सेम क्वांटिटी, इट्स मस्ट प्रेफरेबल कि बेटा आप अपने जो है नोट्स जो हैं वो तैयार करें। जो मैं बोल रहा होता हूँ ये चीज़ें आप लिखें उसके अंदर, बाकी कुछ ना कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, तो आप लोग इनको नोट करते जाएं और आपके अपने जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, जहाँ से आपके लिए एंटी टेस्ट तैयार करना इंशाल्लाह काफ़ी ईजी होगा। सेम डिवाइस, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ समथिंग जो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू हो, ये एक्चुअल के करीब तरीन वैल्यू, उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। और प्रिसीजन जो है, अगर आपकी वैल्यूज़ एक ही जगह से आपने ली हुई हैं और वो सेम सेम है, करीब करीब आ रही हैं, तो इट मीन्स कि योर वैल्यूज़ आर प्रिसाइज। इट्स अनदर थिंग कि वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे ना एक फार्मूला बनाते हैं कि जो आपकी एक्यूरेसी होती है, इट्स एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इसी तरह ये ज़ाहिर है फ्रैक्शनल किया तो फिर परसेंटेज की भी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इन्वर्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मेजरमेंट में फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर ज़्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। और अगर उसकी कि हम ये कहें कि किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, अच्छी एक्यूरेसी है, तो उसका डेफिनेटली जो एरर है फ्रैक्शनल या अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शन सर्टेनिटी एरर या परसेंटेज एरर वो कम होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रिसीजन। तो आप प्रिसीजन जो है वो क्या है जी? कॉन्सेप्ट तो आपको इसका समझ आ गया, लेकिन इसका मैथमेटिकली कैसे करना है इसको, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि लीस्ट काउंट के, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो आपके पास जो एक्यूरेसी और प्रिसिशन का आपस में रिलेशन बना है वो इन्वर्स बना है, ठीक है जी। कि हो सकता है एक चीज़ प्रिसाइज हो, बल्कि अब डेफिनेटली अब हो सकता है, या मैं ये बोलूँगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, जितनी ज़्यादा कोई मेजरमेंट्स आप एक्यूरेट ले रहे होंगे उसकी प्रिसीजन हो सकता है कम हो। अगर आपकी रीडिंग प्रिसाइज आ रही है तो उसकी डेफिनेटली एक्यूरेसी कम होगी। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मूलाज जो हैं वो अब हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने अभी लास्ट में बात की, बल्कि वो हो चुके हैं फार्मूले ऑलरेडी। असेसमेंट क्वेश्चन हैं कुछ, मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अनसर्टेनिटीज़ को कैसे डील करना है, ये सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी आते हैं। जैसा कि अगर आपने यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि असेसमेंट के लिए क्या करेंगे जी। अगर आप बेटा जी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, ये ऐड होगी। एक बात बेटा जी आपने याद रखनी है कि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि अनसर्टेनिटी कम हो जाए,
मसलन एक मेजरमेंट आपकी 1 है, एक मेजरमेंट 2 है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। चाहे आप दोनों को माइनस कर लें, लेकिन अनसर्टेनिटी माइनस नहीं होगी, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि ये भी आपने जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इसमें भी आपको अनसर्टेनिटी आई, इसमें भी आई। तो दोनों को आप चाहे माइनस कर लें चाहे प्लस कर लें, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होनी है, यानी लीस्ट काउंट जो है वो हमेशा आपका ऐड होता है। नंबर 2, जब आप मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसमें क्या होता है जी, हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है। तो इसमें के लिए अगर आपको क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, आपको मैं आगे इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा जब हम एमसीक्यू में आपको दूंगा। तो अगर आपको उनमें से क्वेश्चन होंगे आपने पूछने हैं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कोई एक एक दो दो क्वेश्चन आपको वीडियो बना के सेपरेट उसमें करवा दूँ। ओके जी, थर्ड वन है कि अगर कोई पावर फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है, तो पावर फैक्टर जो है इसमें हम अनसर्टेनिटीज़ का क्या करते हैं, तो आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कुछ स्टूडेंट्स हैं आई नो कि उनको ये थ्योरी पढ़ के समझ नहीं आएगी, तो जैसे ही आप हम जाएंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर तो आपको ये क्लियर हो जाएगी बात, और वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो इस तरह बेटा अगर हमने एवरेज लेनी हो, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू के अंदर जो हमारी मतलब हम पहले करेंगे जी फाइंड एवरेज ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। नंबर 2 हम क्या करेंगे जी, उनका जो डेविएशन है वो निकालेंगे। डेविएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उनकी हर वैल्यू की डेविएशन निकालेंगे, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू, ठीक है, कि उस जो हमने मीन वैल्यू निकाल लिया उससे कितना दूर है। और उसके बाद जो एंड पे है वो है जी फाइंड, और जो ये निकालेंगे ना, अब इनकी एवरेज लेनी है, तो फिर आपका वो अनसर्टेनिटी निकलेगी, फाइंड एवरेज ऑफ डेविएशंस। ओके, तो एक लास्ट चीज़ रहेगी जी, अगर आप टाइमिंग के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है जी, तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने मसलन आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट जो सिंपल पेंडुलम का या इस तरह का, तो उसमें जब अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे कि जो लीस्ट काउंट होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ओके जी, इसके बाद ये हमारे पास जो है वो एक चीज़ बस रह गई जो कि याद रखने वाली है कि कलर प्रिंटिंग के अंदर जो कलर्स हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। यू कैन लर्न देम बाय माई बी सी, मतलब मेजेंटा, येलो, ब्लैक एंड सियान।